हेलो वांगशन लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमने पिछले पार्ट में सुना था कि विहिंग को एक लेडी आकर ले गई थी। जब वहां पर बाकी सब पहुंचे तो उन्होंने वांगजी को खून से लथपथ फर्श पर पड़ा हुआ देखा। पास जाकर चेक करने पर पता चला वांगजी की सांसें अभी भी चल रही है। वह सभी तुरंत ही वांगजी को लेकर केव से बाहर की ओर जाने लगे। उस वक्त वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, मानो वो किसी को ढूंढ रही हो, पर उस पर्सन के नहीं मिलने पर वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गई। उसने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया। केव से निकलकर वो लोग वांगजी को लेते हुए जंगल में एंटर हो गए। अब हमें सीचान को दिखाया जाता है, वो बाकी सभी सैनिक और डिसाइपल के साथ ही था। जो लोग भी घायल थे वो उन लोगों की मलहम पट्टी करने में मदद कर रहा था और साथ में उन लोगों का ध्यान भी रख रहा था। वो लोग जब वांगजी को लेकर पहुंचे तब तक आधी रात हो चुकी थी। जैसे ही सीचान की नज़र उन पर पड़ी वो तुरंत ही उन लोगों के पास आ गया। जब उसने वांगजी की यह हालत देखी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मुँह से शांत कराते हुए कहती है, गगा आप चिंता मत कीजिए, मैंने राजकुमार को चेक किया है, बस उन्हें जल्द से जल्द इलाज की ज़रूरत है। ये कहकर मुँह ने अपने पास से एक दवाई निकाली और वांगजी के घाव पर लगाने लगी। सीचान भी उसे लगाने में मदद कर रहा था। कुछ ही समय में वांगजी की आधी बॉडी बैंडेज से कवर हो चुकी थी। तभी मुँह कहती है, फिलहाल तो राजकुमार ठीक है, पर उन्हें जल्द से जल्द अच्छी इलाज की ज़रूरत है। जिसे सुन सीचान ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है, तब तक नीमिंजू को भी एक डिसाइपल ने मलहम पट्टी कर दिया था। सीचान नीमिंजू की ओर देखते हुए कहता है, कुल प्रमुख निये, मुझे आपसे कुछ पूछना था। नीमिंजू कहता है, हाँ पूछिए। सीचान कहता है, क्या आपने उस जगह को अच्छे से चेक किया? कहीं वहाँ पर कोई जिंदा इंसान तो नहीं है ना? नीमिंजू कहता है, माफ़ कीजिएगा, हम जब अंदर एंटर हुए तो हमने सेनापति लियान को बहुत ज़्यादा जख्मी हालत में देखा। उनकी सांसें अभी भी चल रही थी, तो हम लोग उन्हें तुरंत ही इलाज के लिए यहाँ पर लेकर चले आए। मैं अभी जाकर उस जगह को चेक करता हूँ, अगर कोई ज़िंदा होगा तो मैं उसे यहाँ पर लेकर आ जाऊँगा। ये कहकर वो खड़ा हुआ। तभी सीचान रुकते हुए कहता है, रुकिए कुल प्रमुख निये, आप अपने साथ आईवान को ले जाइए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे मैसेज कर देगा। और हाँ आईवान, अगर कोई ना मिले तो भी मुझे मैसेज कर देना। वैसे कुल प्रमुख निये, मुझे आपको एक और बात भी कहना था। नीमिंजू कहता है, हाँ कहिए। सीचान कहता है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा घायल हैं, उन्हें ज़्यादा देर यहाँ पर रखना ठीक नहीं होगा। हमें इन लोगों को तुरंत ही वैद्य के पास ले जाना होगा, वरना इन लोगों की जान खतरे में आ सकती है। तो क्या हम लोग आपके कबीले में जा सकते हैं? नीमिंजू कहता है, हाँ ज़रूर, इसमें आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग ठीक रहें, स्पेशली सेनापति लियान को इलाज की बहुत ज़रूरत है। अगर आज वो नहीं होते तो शायद हम सभी भी जिंदा नहीं होते। मैं नहीं चाहता कि सेनापति लियान को कुछ भी हो, और यहाँ पर कोई भी मेंबर नहीं चाहेगा कि सेनापति लियान को कुछ भी हो। तो मैं तो चाहूँगा कि आप उन्हें अभी लेकर यहाँ से निकल जाए। तभी सीचान कहता है, नहीं, हम लोग सुबह तक इंतज़ार करेंगे। नीमिंजू कहता है, ठीक है। हम लोग वहाँ पर पहुँचकर चेक करने पर अगर हमें कोई नहीं मिला तो आईवान आपको मैसेज कर देगा। जैसे ही आपको मैसेज मिले आप तुरंत ही यहाँ से निकल जाना। जिसके लिए सीचान ने हाँ में अपने सिर को हिलाया। तभी मुँह कहती है, रुकिए कुल प्रमुख निये, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। ये कहकर वो भी उन लोगों के साथ चली गई। अब हम सीचान को देखते हैं, जो कि वांगजी को देखते हुए कुछ सोच रहा था। अब हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। युद्ध में जाने से कुछ समय पहले की बात है। वांगजी और सीचान दोनों जिंगसी में बैठे हुए थे। वांगजी कहता है, गगा मेरे पास एक प्लान है, अगर हम उसे फॉलो करें तो शायद हम डार्क क्वीन को हरा सकते हैं। सीचान कहता है, कैसा प्लान वांगजी? वांगजी कहता है, गगा हम सभी को पता है कि डार्क क्वीन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, पर वो जब से अपनी कैद से आज़ाद हुई है वो सीधा जाकर डार्क माउंटेन में छुप गई। उसके बाद किसी ने भी उसे नहीं देखा। हाँ, हालांकि वो अपने सोल्जर्स के द्वारा बहुत लोगों को चोट पहुंचाती, किसी को मार देती तो बहुत सारे बच्चों, बूढ़ों और लोगों को उठाकर ले जाती।
पर अभी तक उसे किसी ने भी नहीं देखा। मुझे लगता है शायद उसकी सारी शक्तियाँ अभी काम नहीं कर रही। फिलहाल वो कमज़ोर है। अगर मैं उस पर हमला करूं तो उसे हरा सकता हूं। हालांकि ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर मुझे लगता है अगर मैं अपनी पूरी पावर का यूज़ करूं तो मैं डार्क क्वीन को मार सकता हूं। उसे मारकर मैं विंग को आज़ाद करके यहाँ पर अपने साथ ले आऊँगा। जिसे सुन शी-चान कहता है, तुम जो कह रहे हो शायद ये हो सकता है, पर तुम अकेला उसे बिल्कुल भी नहीं संभाल पाओगे। चाहे उसके पास शक्तियाँ हो या फिर ना हो, फिर भी वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वो अपनी थोड़ी सी शक्तियों से भी दूसरों को बहुत ज़्यादा घायल कर सकती है। अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। वांग जी कहता है, ब्रदर पहले आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। मैंने ये सोचा है कि आप सभी सेना को नेतृत्व करेंगे। जितने भी सारे सोल्जर और डिसाइपल्स हैं वो सभी आपकी बात मानेंगे। आप सबसे पहले डिसाइपल्स के साथ सामने खड़े रहना। जिन्हें देख डार्क क्वीन की सेना आप पर हमला करने के लिए आगे बढ़ेगी। आप सभी अपने पावर से वहां पर एक प्रोटेक्टर बैरियर बना देना, जिससे कि वो लोग हमला करते हुए तोड़ने की कोशिश करेंगे। जब वो सभी व्यस्त होंगे तभी मैं उन लोगों को बीच से मारते हुए डार्क क्वीन के तरफ जाने का रास्ता बनाते हुए उसकी ओर बढ़ जाऊंगा। कुछ ही समय में उन लोगों को मारते हुए मैं डार्क फॉरेस्ट में पहुंचूंगा। थोड़ी देर में ही मैं डार्क क्वीन के पास भी पहुंच जाऊंगा। फिर उसे मारकर मैं विंग को छुड़ा कर ले आऊँगा। आप चिंता मत कीजिएगा, मैं उसे अकेला संभाल सकता हूँ। शी-चान कहता है, वांग जी तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। वांग जी कहता है, गगा मैं कुछ भी गलत नहीं कह रहा। उन सभी की शक्ति रेड मून नाइट को सबसे ज़्यादा होती है और ये काम उससे पहले मुझे करना है। इसीलिए मुझे आपका साथ चाहिए। आपके अलावा सेना को कोई भी अच्छे से नेतृत्व नहीं कर पाएगा। अगर सेना सही से काम नहीं करेगी तो मैं चाहकर भी सही वक्त पर वहाँ पर नहीं पहुँच सकता, और मैं ऐसा होने नहीं दूँगा। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे मेरी जान ही क्यों ना देनी पड़े, पर मैं डार्क क्वीन को मार कर रहूँगा। आप और विंग और बाकी सबको प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। गगा आप मेरी बात सुन रहे हो ना? शी-चान वांग जी के मुंह से मरने की बात सुन बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, वांग जी ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें जो मन में आ रहा है तुम कहे जा रहे हो, और तुम चाहते हो मैं मानूं? कभी भी नहीं। मैं तुम्हारी बात को कभी नहीं मानूंगा। मैं जानबूझकर अपने छोटे भाई को मौत के मुँह में नहीं ढकेल सकता। वांग जी कहता है, पर ब्रदर। शी-चान कहता है, बस मुझे जो कहना था मैंने वो कह दिया। मैं इस बारे में दोबारा बात नहीं करना चाहता। ये कहते हुए शी-चान बहुत ज़्यादा गुस्से में था, पर वांग जी तो वांग जी है, उसकी जिद के सामने भला कोई टिक पाया है? कुछ भी कर कर वांग जी ने शी-चान को मना लिया, पर शी-चान का दिल अभी भी इस बारे में राजी नहीं था। आखिर में युद्ध में वही हुआ जो भी वांग जी चाहता था। उन सभी को इस प्लान के बारे में बताया गया था, तो सभी ठीक वैसा ही करते हैं। डार्क क्वीन के मरते ही उनके सोल्जर्स भी वहाँ पर से गायब हो गए थे, पर जो सबसे ज़्यादा घायल था वो वांग जी था। उसकी हालत इतनी बुरी थी कि उसे देख शी-चान की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, और वो खुद को कोसते हुए कहता है, माफ़ करना वांग जी, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं तुम्हारे साथ जाता, तुम्हारी बात नहीं मानता, तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। मुझे माँ बाबा ने तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कहा था, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया। मैं बहुत ही कमज़ोर भाई हूँ, जो कि अपने भाई को तक प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। ये कहते हुए वो रोने लगा, और ये सभी बातें वो अपने दिल में कह रहा था। इस तरफ हम विंग को देखते हैं। वो लेडी विंग को लेकर अपनी जगह में पहुंच गई थी। उसके कुछ डिसाइपल थे जो कि अपने मास्टर के बारे में बात करते हुए कहते हैं, पता नहीं क्यों आज मास्टर बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्या तुमने देखा? तभी एक डिसाइपल कहती है, हाँ मैंने देखा, और अचानक पता नहीं मास्टर कहाँ पर चली गई, वो भी हमें बिना बताए। पता नहीं वो कहाँ गई है। ये बातें कर रहे थे, तभी एक डिसाइपल की नज़र बाओसन सेरेन पर पड़ी। वो उस तरफ देखते हुए बाकी सभी डिसाइपल से कहती है, देखो मास्टर आ गई। तभी उन लोगों ने उस तरफ देखा। उन्होंने ये भी नोटिस किया बाओसन सेरेन किसी को लेकर आई हैं। वो सभी बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे इसे जानने के लिए। वो सभी बाओसन सेरेन के पास जाने लगी। बाओसन सेरेन अपने कमरे में पहुंचकर विंग को बड़े ही प्यार से बेड पर लिटा देती हैं,
और उसके हाथों पर लगे हुए हल्के हल्के घावों को अपने पावर से हील करने लगी। उस वक्त तक उसके सारे डिसाइपल भी वहाँ पर पहुँच गए थे। वो वहीं को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी एक डिसाइपल कहती है, मास्टर आप कहाँ गई थी? तभी एक और कहती है, मास्टर ये कौन है, ये बहुत ज़्यादा घायल है। दूसरी कहती है, मास्टर उसके बॉडी से तो बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। तभी एक और कहती है, मास्टर आप जल्दी से हील कर दीजिए। तभी एक और कहती है, मास्टर ये कौन है, क्या ये युद्ध लड़ने गया था? तभी एक और कहती है, मास्टर क्या आप इसे जानती हैं, पर ये दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तभी एक और कहती है, मास्टर इसका नाम क्या है? ऐसे ही वो लोग लगातार सवाल पूछे जा रहे थे, पर बाउसन सरन बड़े ही ध्यान के साथ विहिंग के छोटे छोटे घावों को हील करते हुए उसके बॉडी पर लगे हुए खून को साफ करने लगी। उनका ध्यान बिल्कुल भी उन सभी डिसाइपल्स की बातों पर नहीं था। तभी वो सभी धीरे धीरे कहने लगे, मास्टर आप हमारे जवाब क्यों नहीं दे रही? तभी एक और कहती है, हाँ मास्टर आप हमारी बात बिल्कुल नहीं सुन रही है। मास्टर बताइए ना ये कौन है? उन सभी के इतने सारे सवालों से अब बाउसन सरन बहुत ज़्यादा चिढ़ गई थी। वो गुस्से से कहती है, तुम सभी अभी के अभी चुप हो जाओ और मेरे कमरे से निकलो। मैंने तुम लोगों को कहा था क्या तुम लोग यहाँ पर आओ? मेरी परमिशन लिया है क्या तुम लोगों ने? उन्हें उतना ज़्यादा गुस्सा करते हुए देख वो सभी थोड़ा डर गए। वो माफ़ी मांगते हुए कमरे से बाहर की ओर जाने लगी। तभी बाउसन सरन रोकते हुए कहती है, रुको। सभी डिसाइपल रुक गए और पीछे मुड़कर बाउसन सरन की तरफ देखने लगे। बाउसन सरन कहती है, कोई एक जाकर दवाई लेकर आओ जिससे कि चोट जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जिससे सुन उन सभी ने हाँ में अपने सिर को हिलाया और वह सभी कमरे से बाहर आ गए। वह सभी डिसाइपल बाउसन सरन के कमरे के बगल में खड़े रहे। वो छुपकर बाउसन सरन को अंदर की ओर देख रहे थे। उनमें से एक डिसाइपल औषधि लाने चली गई। इस तरफ हम बाउसन सरन को देखते हैं। वो बड़े गौर से विहिंग को देख रही थी। उन्होंने विहिंग के छोटे मोटे घाव को तो ठीक कर दिया था, पर विहिंग के बॉडी पर लगे हुए बड़े बड़े जख्मों को उन्होंने ठीक नहीं किया था, क्योंकि विहिंग 2 दिनों से भूखा था। दूसरा, उसने अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। तीसरा, उसके घायल होने की वजह से उसके बहुत ज़्यादा खून भी लॉस हो गया था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। अगर वो अपनी पावर यूज़ कर उसे हील करने की कोशिश करेंगी तो शायद विहिंग के वैली में जो बेबी है उन्हें प्रॉब्लम हो सकता है, और वो नहीं चाहती कि उनके ग्रेट ग्रैंडचाइल्ड्स को कुछ भी हो। इसीलिए वो रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती थी। वो बड़े ही प्यार से विहिंग के सिर को सहलाते हुए कहती है, मुझे माफ़ करना, मैं यहाँ पर होते हुए भी तुम्हारी मदद के लिए नहीं आई। उम्मीद है मैं जब तुम्हें सभी बातें बताऊंगी तो तुम समझ जाओगे और अपने ग्रैंड माँ को माफ़ कर दोगे। ये कहते वक्त उनके आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। तभी वो डिसाइपल भी दरवाजे के पास आकर पहुंच गया। दरवाज़ा खुला था, फिर भी उसने दरवाज़ा नॉक किया, जिसे सुन बाउसन सरन ने तुरंत ही अपनी आंखों को साफ कर लिया और उसे अंदर आने के लिए कह दिया। डिसाइपल के अंदर आते ही बाउसन सरन ने उसके हाथों से जड़ी बूटी वाली बाउल ली और उसे बाहर जाने के लिए कह दिया। वो डिसाइपल वहाँ से चली गई। वो जैसे ही बाहर निकली उसके सारे साथी उसे घेर गए। हालांकि वो सभी बाउसन सरन और विहिंग को दूर से देख तो रहे थे, पर वो दोनों क्या बातें कर रहे थे उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। शायद उसने कुछ सुना हो, यह सोचकर उसके साथियों ने उसे घेर रखा था, पर उसने जैसे ही बताया कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया था, तो उन सभी ने उसे छोड़ दिया और फिर से अंदर की ओर देखने लगे। बाउसन सरन बड़े ही प्यार के साथ अपने हल्के हल्के हाथों से विहिंग पर दवाई लगा रही थी और उसे हल्के हल्के फूंक भी मार रही थी ताकि विहिंग को तकलीफ ना हो। कुछ समय बाद जब उन्होंने विहिंग को दवाई लगा दिया, वो एकटक विहिंग को देखने लगी। थोड़ी देर बाद वो उठी और अपने कमरे से बाहर की ओर जाने लगी। जब उन सभी ने देखा कि मास्टर बाहर आ रही हैं, वो लोग तुरंत ही उस जगह से भागते हुए अपने कमरे की ओर चले गए। इस तरफ हमें केव का सीन दिखाया जाता है। वो तीनों केव के बाहर पहुंच चुके थे। अंदर जाकर उन लोगों ने अच्छी तरह चेक किया तो उन्हें एक रास्ता दिखाई दिया। वो तीनों जब उसके अंदर एंटर हुए उन्हें बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। उन तीनों ने तुरंत ही अपने नाक को बंद कर लिया। आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा वहाँ पर बहुत सारे केस बने हुए हैं, जिसके अंदर इंसानों को कैद कर रखा गया था, पर वहाँ पर फ़िलहाल इंसान नहीं बल्कि हड्डियों के ढांचे पड़े हुए थे।
वहाँ पर बहुत सारे केस थे। आगे जाते हुए वो सभी केस को अच्छी तरह देखते हैं, शायद कोई ज़िंदा इंसान मिले। पर आखिर तक जब उन्होंने चेक किया, वहाँ पर उन्हें हड्डियों के ढांचे के अलावा कुछ भी नहीं मिला। वो तीनों तुरंत ही उस जगह से बाहर निकले। केव के बीचों बीच पहुंचकर नी मिंगजू गुस्से से कहता है, ये लोग कितने बड़े दरिंदे थे, जानवरों से भी बदतर। इतने सारे इंसानों को ऐसे ही उन लोगों ने खा लिया, मुझे यकीन नहीं होता। खैर, अब हम इन जानवरों से एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं। नहीं, इन लोगों को जानवर से भी तुलना नहीं करनी चाहिए। ये लोग दरिंदे थे, हैवान। उन लोगों ने सभी इंसानों की ऐसी हालत कर दी है। अगर कोई अपने को ढूंढने की कोशिश करे तो कौन उनका अपना है वो भी वो लोग पहचान नहीं पाएंगे। इस बात पर मू और आयुआन दोनों ने अपने सिर को हार में हिलाया। बिना वक्त गवाए आयुआन ने सीचान को बटरफ्लाई मैसेज भेज दिया। कुछ ही समय में सीचान को वो मैसेज मिल गया। उसमें सब कुछ लिखा हुआ था जो कि आयुआन ने देखा था। आखिर में उसने लिखा था, मैंने लैनिंग को बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर उनका कहीं पर भी नामो निशान नहीं मिला। मुझे नहीं लगता कि वो ज़िंदा भी होंगे, क्योंकि यहाँ के जो हालात है उसे देख मैं कह भी नहीं सकता। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ज़िंदा हो। जैसे ही सीचान ने उस लेटर को पढ़ लिया, वो हवा में घुल गया। जिसे पढ़ने के बाद सीचान तो बहुत ज़्यादा परेशान था, पर वो अभी विहिंग के बारे में नहीं सोच सकता। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्हें की इलाज की सख्त ज़रूरत है, तो पहले उसे इन लोगों के बारे में सोचना होगा। ये सोचते हुए वो पीछे मुड़ा और बाकी सबको यहाँ से चलने के लिए कह देता है। वो सभी एक दूसरे का सहारा लेते हुए नए कबीले की ओर बढ़ने लगे। करीब एक दिन के सफ़र के बाद वो सभी नए कबीले पहुँचे। सभी वैद्य ने घायलों की अच्छी तरह से देख रेख किया। 2 दिनों में जब वो लोग थोड़े बहुत ठीक हो चुके थे, सभी अपने अपने कबीले जाने के लिए निकले। पर इस वक्त तक वांगजी होश में नहीं आया था। सीचान भी वांगजी को लेते हुए अपने कबीले की ओर जाने लगा। अब हमें एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। कमरे में विहिंग अभी तक बेहोश वैसे ही पड़ा हुआ था। धीरे धीरे उसकी आंखों की पलकें हिलने लगी। उसने जब अपनी आंखों को खोलकर देखा तो एक अनफेमिलियर जगह पर था और बेड पर सोया हुआ था। वो उठते हुए कहता है, लैंजन लैंजन, पर उसे कहीं पर भी वांगजी दिखाई नहीं दिया। वो वांगजी को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड था, क्योंकि उसने देखा था वांगजी कितना ज़्यादा घायल था। वो उसे ढूंढने के लिए कमरे से बाहर की ओर जाने लगा। जब वह दरवाजे के पास पहुंचा, उसने देखा ये जगह बहुत ही ज़्यादा अलग है। तभी उसकी नज़र एक लेडी पर पड़ी, जो कि कुछ लड़कियों के साथ उसकी ओर ही बढ़ रही थी। उन्हें देख विहिंग थोड़ा घबरा गया, क्योंकि वो इन लोगों को पहचानता नहीं था। वो क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आता। ये सोचते हुए वो तुरंत ही अपने बेड की ओर बढ़ा और चुपचाप फिर से बेड पर लेट गया। वो सभी विहिंग के कमरे में ही एंटर हुई। बाउसन सेरेन विहिंग के पास आकर खड़ी हुई। कुछ समय विहिंग को देखने के बाद वो विहिंग के पास बैठी। विहिंग बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। बाउसन सेरेन विहिंग के बालों को ठीक करते हुए उसकी ओर देख रही थी। तभी एक डिसाइपल कहती है, मास्टर, आपने तो कहा था ये 2-3 दिन में होश में आ जाएगा, पर वो अभी तक होश में क्यों नहीं आया। तभी बाउसन सेरेन कहती है, पहले तुम शांत हो जाओ, अभी तक 3 दिन पूरे नहीं हुए, उसे आराम करने दो। अगर वो सही से रिकवर नहीं होगा तो वो होश में कैसे आएगा, शायद वो कल तक होश में आ जाए। तभी एक डिसाइपल कहती है, मास्टर देखिए, उसका आँख मूव कर रहा है। तभी बाउसन सेरेन और बाकी सभी डिसाइपल विहिंग की ओर देखने लगे। वो लोग एक टक विहिंग को देख रहे थे। विहिंग की आंखें तो बंद थी, पर वो इतनी सारी नज़रों को अपने ऊपर फील कर पा रहा था, जिसे महसूस करते ही वो बहुत ज़्यादा डर गया था। वो बड़े ही मुश्किल से बेहोश होने का एक्ट कर रहा था, जिसे देख बाउसन सेरेन स्माइल करती हैं और कहती है, विहिंग, मुझे पता है तुम होश में आ चुके हो, तो प्लीज़ उठ जाओ। अपना नाम सुन विहिंग हैरान था। वो बेड पर उठकर बैठ गया। उसके दिल में एक ही सवाल था, ये लेडी मेरा नाम कैसे जानती है। वो बाउसन सेरेन की ओर देख रहा था, जो कि अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए विहिंग को देख रही थी।
तभी उसकी नज़र बाकी सब पर पड़ी, जो कि अपनी नज़रों को वहीं पर गड़ाए हुए थे, जिसे देख विहिंग बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया। वह कहता है, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? बाउसन सैरन समझ गई थी, इतने लोगों के घूरने से वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया है। वो उन लोगों से कहती है, तुम सभी यहाँ से चले जाओ। वो सभी वहाँ से चले गए। तब विहिंग कहता है, आप कौन हैं और मैं यहाँ पर कैसे आया? लियांजान कहाँ पर है? वो ठीक तो है ना? क्या मैं उसे देख सकता हूँ? मुझे अभी के अभी उसे देखना है। बाउसन सैरन विहिंग को इतना सारे सवाल करते हुए देख स्माइल करते हुए कहती है, पहले तुम शांत हो जाओ। ये कहते हुए उन्होंने अपने हाथ में एक पानी का ग्लास लिया और उसे देते हुए कहा, पहले तुम इसे पी लो। विहिंग पहले उन्हें फिर उनके हाथों को देखता है। वो कहती है, पहले तुम थोड़ा पानी पी लो, फिर मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगी, ठीक है? विहिंग ने तुरंत ही उनके हाथ से पानी का ग्लास लिया और एक ही सांस में पूरे ग्लास पानी को ख़त्म कर दिया। फिर वो कहता है, ठीक है, अब बताइए वो कहाँ पर है? क्या मैं उसे मिल सकता हूँ? विहिंग को इतना ज़्यादा इम्पेशेंट देख बाउसन सैरन कहती है, चिंता मत करो, तुम्हारा लियांजान ठीक है, पर तुम अभी उससे नहीं मिल सकते। पहले तुम रिकवर कर लो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड के पास ले जाऊंगी। जिसे सुन विहिंग चुप था। कुछ समय बाद वो कहता है, क्या आप बता सकती हैं उस डार्क क्वीन का क्या हुआ? बाउसन सैरन कहती है, वो मर गई है। जिसे सुन विहिंग खुश था। वो कहता है, उसे किसने मारा? क्या आपने उसे मारा? बाउसन सैरन ना में अपने सिर को हिलाते हुए कहती है, नहीं, तुमने उसे मारा है। जिसे सुन विहिंग हैरान था। वो अपने दिल में कहता है, क्या मैंने कब मारा उसे? ये कहते हुए वो कुछ याद करने लगा। आखिर में सिर्फ उसे इतना याद था, लियांजान उसके सामने खून से लथपथ बेहोश पड़ा हुआ था और वो वांग जी को देखकर बहुत जोरों जोरों से रो रहा था, वो भी उसका नाम लेते हुए। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। वो कहता है, आप झूठ कह रही हो, मैंने उसे नहीं मारा। जिसे सुन बाउसन सैरन कहती है, मुझे पता है तुम्हें कुछ भी याद नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें अपनी शक्तियों को कंट्रोल करना नहीं पता। मैं धीरे धीरे तुम्हें सब सिखा दूंगी। फिलहाल तुम 2 दिन तक थोड़ा रेस्ट करो, क्योंकि अभी भी तुम्हारे गांव कच्चे हैं। जब तुम थोड़ा सा रिकवर कर लोगे, तब मैं तुम्हें अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करने की, उसे कंट्रोल करने की ट्रेनिंग दूंगी, ठीक है? अभी तुम आराम करो। मैं एक डिसाइपल को कहती हूँ, वो तुम्हें अभी लाकर खाना देगा। खाना खाने के बाद तुम आराम करना। ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगी। तभी विहिंग उन्हें रोकते हुए कहता है, रुकिए, पहले आप ये बताइए, आप है कौन और मैं यहाँ पर क्यों हूँ? ये क्लाउडियस नहीं है और लियांजान कहाँ पर है? आपका नाम क्या है? बाउसन सैरन रुकी और पीछे मुड़कर विहिंग की तरफ देखते हुए कहती है, तुमने सही कहा, ये क्लाउडियस नहीं है, ना ही तुम्हारा लियांजान यहाँ पर है। वो क्लाउडियस में है और यहाँ पर मैं तुम्हें लेकर आई हूँ। मेरा नाम बाउसन सैरन है और मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर हूँ। जिसे सुन विहिंग शॉक में था। बाउसन सैरन कहती है, फिलहाल के लिए तुम्हारा इतना जानना ही काफ़ी होगा, अब मैं चलती हूँ। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर चली गई। इस तरफ विहिंग हैरान परेशान बैठा हुआ था। वो सोच में था, वो खुश हो या हैरान या क्या, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन में क्या करे। वो चुपचाप वैसे ही बैठा रहा। कुछ समय बाद एक डिसाइपल आई और उसे खाना दिया, जिसे खाकर विहिंग चुपचाप बेड पर लेट गया, पर उसकी आंखों में दूर दूर तक नींद का नामो निशान नहीं था। 2 दिन बाद बाउसन सैरन ने उसे ट्रेनिंग देना शुरू किया। धीरे धीरे वो सभी चीज़ें सीख रहा था। वक्त गुजरने के साथ साथ उसे कुछ चीज़ें भी पता चली। उसे अपने मदर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली, जिसे सुन वो बहुत ज़्यादा खुश था और इमोशनल भी। इतने वक्त में उसने वांग जी को भी बहुत मिस किया था, पर अभी उसका उसके साथ मिलने का वक्त नहीं आया है। अब तक विहिंग के प्रेगनेंसी को 4 मंथ हो चुके थे। इस तरफ वांग जी को पूरे 3 महीने बाद होश आया। वो जब अपनी आँखों को खोलकर देखता है तो वो चिंता में था। उठने की कोशिश करते वक्त उसे बहुत ज़्यादा दर्द फील हो रहा था, क्योंकि 3 महीने से वो वैसे ही बेड पर पड़ा हुआ है। जब लियू ने यह देखा कि राजकुमार को होश आ चुका है, वो तुरंत ही जाकर वांग जी को उठाने में मदद करती है। वांग जी जैसे ही बैठा, लियू उसे पानी का गिलास देते हुए कहती है, राजकुमार, आप इसे पीजिए,
मैं अभी जाकर कुल प्रमुख को बुला कर लाती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। थोड़ी ही देर में सीचान और चिरान दोनों ही जिंगसी में थे। सीचान वांगजी को देख बहुत ज़्यादा खुश था। वह तुरंत ही जाकर वांगजी को गले लगा लेता है। फिर वो कहता है, वांगजी शुक्र है तुम उठ गए। अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? तुम ठीक तो हो ना? कहीं तुम्हें तकलीफ़ तो नहीं हो रही? अगर हो रही है तो तुम मुझे बता सकते हो। ये कहते हुए वो ल्यू की ओर मुड़ा और कहता है, ल्यू जाकर वैद्य को बुला लाओ। ल्यू वहाँ से चली गई। वांगजी कहता है, ब्रदर मैं ठीक हूँ। सीचान कहता है, ये अच्छी बात है कि तुम ठीक हो, पर हमें एक बार वैद्य से चेक करा लेना चाहिए ताकि तुम्हें आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जिसे सुन वांगजी चुप था। कुछ समय बाद वो कहता है, ब्रदर विहिंग कहाँ पर है? वो मुझसे मिलने नहीं आया। जिसे सुन सीचान चुप हो गया। सीचान को चुप देख वांगजी कहता है, ब्रदर क्या हुआ? मैंने आपसे कुछ पूछा है। वांगजी की बात सुन सीचान कहता है, वांगजी जब तुम हमें मिले तो तुम बहुत ज़्यादा घायल थे। उसके बाद हम लोगों ने बहुत विहिंग को ढूंढने की कोशिश की, पर वो हमें नहीं मिला। यहाँ तक कि तुम्हें क्लाउडी से लाने के बाद मैं कुछ डिसाइपल को लेकर डार्क माउंटेन गया था। वहाँ की हर जगह को मैंने अच्छी तरह से देखा, पर कहीं पर भी हमें विहिंग का नामो निशान नहीं मिला। पता नहीं वो कहाँ चला गया। जिसे सुन वांगजी को तो मानो एक बड़ा झटका लगा हो। वो उठकर खड़े होने की कोशिश करता है, पर उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। जिसे देख सीचान ने तुरंत ही उसे पकड़ लिया। वांगजी कहता है, ब्रदर मैं विहिंग को जाकर ढूंढता हूँ। सीचान कहता है, वांगजी पागल मत बनो, पहले अपनी तबीयत का ध्यान दो। तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद तुम जितना चाहे उतना विहिंग को ढूंढ लेना। धीरे धीरे वक्त गुजरा। कुछ समय में वांगजी पहले जैसा हो चुका था। वो हर जगह विहिंग को तलाश करने की कोशिश करता। मौसम गुजरते रहे, पर उसे विहिंग का कहीं पर भी नामो निशान नहीं मिला। साथ ही में वो सीचान को कबीले के काम में भी मदद किया करता। इस तरफ हम विहिंग को देखते हैं। उसके प्रेगनेंसी को 8 मंथ हो चुके थे। वो बाउसन सैरन के पास बैठा हुआ था। अचानक वो कहता है, ग्रैंडमदर मुझे आपसे कुछ पूछना था। बाउसन सैरन कहती है, हाँ पूछो। विहिंग कहता है, आप तो इनमॉर्टल हो ना, तो आपने इस युद्ध में सबका साथ क्यों नहीं दिया? अगर आपने साथ दिया होता तो सभी लोग बहुत जल्द युद्ध जीत जाते और शायद इतने लोगों की जान भी नहीं जाती। जिसे सुन बाउसन सैरन चुप थी। जिसे देख विहिंग कहता है, ग्रैंडमदर आप चुप क्यों हैं? बाउसन सैरन कहती है, विहिंग मैं अगर तुम्हें समझाऊंगी तो तुम नहीं समझ पाओगे। जिसको होना है उसे कोई नहीं रोक सकता। अगर उसके बीच में मैं इंटरफेयर करूंगी तो फ्यूचर बिगड़ सकता है। जिसे सुन विहिंग कहता है, इसका मतलब क्या है? बाउसन सैरन कहती है, उसे छोड़ो, तुम अपने काम में कंसंट्रेट करो। इस बात को सुनकर विहिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। एक तो वो प्रेग्नेंट था, जिससे उसके ज़्यादा मूड स्विंग्स होते थे, और बाउसन सैरन की इन बातों से वो और भी ज़्यादा गुस्सा होने लगा था। वो कहता है, आप हमेशा मुझे ऐसे ही पहेलियाँ बताती रहती है, कोई भी बात आप मुझे क्लियर से समझाती नहीं। ऊपर से ये कहती हैं कि अगर मैं अब तुम्हें समझाऊंगी तो तुम समझोगे नहीं। आपने मुझे कभी समझाने की कोशिश भी किया है? कभी नहीं। मुझे तो लगता है आपने मुझे कभी अपना ही नहीं समझा। ये कहते हुए वो गुस्से से वहाँ से उठकर जाने लगा। बाउसन सैरन उसे रोकने की कोशिश करती है, पर विहिंग बिल्कुल भी नहीं रुका। उसे मनाने के लिए बाउसन सैरन उसके पीछे पीछे जाने लगी, पर विहिंग ने कमरे में पहुंचकर तुरंत ही दरवाज़ा बंद कर दिया। अब से विहिंग अकेला अकेला ही ट्रेनिंग किया करता। वो बिल्कुल भी बाउसन सैरन के सामने नहीं आता। अगर वो उसके सामने आ भी जाती तो उन्हें इग्नोर कर चला जाता। ऐसे ही 1 महीने गुजर चुके थे। एक दिन विहिंग बैठकर सभी डिसाइपल से बातें कर रहा था। अचानक उससे बेली में बहुत ही शार्प पेन फील हुआ, जिस वजह से वो अपनी बेली को पकड़कर चिल्लाते हुए रोने लगा। विहिंग की यह हालत देख एक डिसाइपल बाउसन सैरन को बुलाने चली गई। जब बाउसन सैरन को इस बारे में पता चला तो उन्होंने एक वैद्य को बुलाया। उसके साथ कुछ मेंबर्स थे। वो सभी विहिंग को लेकर कमरे में चले गए और दरवाजे को तुरंत ही बंद कर दिया। कमरे से अभी भी विहिंग के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। कुछ समय बाद एक छोटे से बेबी की रोने की आवाज़ आने लगी, जिसे सुन बाउसन सैरन बहुत ज़्यादा खुश थी, पर अभी तक विहिंग का रोना बंद नहीं हुआ था। कुछ समय बाद बेबी की रोने की आवाज़ और भी ज़्यादा तेज हो गई, पर तब तक विहिंग की आवाज़ें आनी बंद हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद जब बाउसन सैरन अंदर गई तो उन्होंने देखा वैद्य के हाथों में 2 नन्हे मासूम जान हैं। वो उन दोनों को देख बहुत ज़्यादा खुश थी। उन्होंने तुरंत ही दोनों को अपनी गोद में ले लिया।
जब वो वहींग की तरफ देखती है तो वो बेहोश हो चुका था। कुछ समय बाद जब वहींग होश में आया तो अपने बच्चों को ढूंढने लगा। तभी बाउसन सेरेन दो मासूम जान को पकड़े वहींग के पास आई, जिसे देख वहींग की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो बाउसन सेरेन से पूछता है, क्या ये दोनों बेबी मेरे हैं? बाउसन सेरेन कहती है, हाँ, ये दोनों बेबी तुम्हारे हैं। एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल है। जिसे देखने के लिए वहींग उठकर बैठने लगा। बाउसन सेरेन बेबी को वहींग के पास रख उसे उठाकर बैठाने में मदद करती है। वहींग जैसे ही बैठा वो तुरंत ही दोनों को अपनी गोदी में ले लेता है। जब उसने अपने बच्चों को देखा वो बहुत ज़्यादा खुश था। वहींग की बेबी गर्ल बिल्कुल दिखने में वांग जी की तरह थी, जिसे देख वहींग को वांग जी की याद आने लगी। वो सोचने लगा, अगर वांग जी उसके पास होता तो उसका रिएक्शन कैसा होता? क्या उसका फेस हमेशा की तरह कोल्ड होता, या फिर वो दोनों बेबी को देख हैरान होता, या फिर दोनों को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता और उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल होती। जिसे सोचकर वहींग के फेस पर भी एक प्यारी सी स्माइल आई। वो दोनों बच्चों को देखते हुए दोनों के फोरहेड पर किस करता है। तभी बच्चे रोने लगे, उन्हें भूख लगा था। वहींग तुरंत ही उन्हें फीड कराता है। फीड करते करते ही वो दोनों सो गए थे। जब बाउसन सेरेन ने ये देखा वो दो डिसाइपल को अंदर आने के लिए कहती हैं। उनके अंदर आते ही उन्होंने वहींग के गोदी से दोनों बच्चों को ले लिया और उन दोनों को पकड़ा दिया। फिर वो वहींग की तरफ देखते हुए कहती हैं, फिलहाल तुम आराम करो, तुम बहुत ज़्यादा थके हुए हो। जब तक तुम नहीं उठते तब तक मैं बच्चों का ध्यान रख लूँगी। ये कहकर वो डिसाइपल्स की ओर मुड़ी और उन्हें कहती है, इन दोनों को मेरे कमरे में ले जाओ और जब तक मैं ना लौटूं तब तक तुम दोनों उनके पास ही रहना। ये सुन वो दोनों डिसाइपल बाहर की ओर चले गए। वहींग लेटने की कोशिश कर रहा था, जिसे देख बाउसन सेरेन उसकी मदद करती है। वहींग के बेड पर लेटते ही उन्होंने वहींग पर ब्लैंकेट डाला और उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहती है, अगर तुम्हें कुछ ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना, मैं तुरंत ही आ जाऊंगी। जिसे सुन वहींग ने हाँ में अपने सिर को हिलाया। बाउसन सेरेन जब बाहर निकली तो उन्होंने देखा सभी डिसाइपल एक जगह भीड़ कर कर खड़े हुए हैं। तब वो अपनी कड़क आवाज़ में कहती है, तुम सभी वहाँ पर क्या कर रहे हो? उनकी आवाज़ सुन वो सभी डिसाइपल तुरंत ही उस जगह से हट गए। तब बाउसन सेरेन ने देखा सामने वो दोनों डिसाइपल खड़े हैं और उनके हाथों में वो दोनों नन्ही जान भी हैं। बाउसन सेरेन पास आने लगी। सभी डिसाइपल घबराए हुए थे। तब बाउसन सेरेन कहती है, तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? अभी तुम्हारा क्लास का वक्त है। मानती हूँ कि मैं अभी नहीं ले पा रही। इसका मतलब क्या तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे? यहाँ पर खड़े होने का मतलब क्या है? हाँ, जाओ जल्दी अपने क्लास में। उनकी बातें सुन वो लोग तुरंत ही वहाँ से चले गए। वो जो डिसाइपल भी वहीं पर खड़े थे। तब बाउसन सेरेन उन्हें कहती है, मैंने क्या तुम लोगों को यहाँ पर खड़े रहने के लिए कहा था? जल्दी चलो मेरे कमरे पे। ये कहते हुए वो आगे आगे जाने लगी। वो दो डिसाइपल तुरंत ही उनके पीछे पीछे जाने लगे। कमरे में पहुंचकर उन्होंने तुरंत ही दोनों मासूम जान को बेड पर रख दिया और वहाँ से बाहर चले आए। बाउसन सेरेन दोनों को देख बहुत ज़्यादा खुश थी। अब हमें 2 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। इस 2 दिनों के अंदर वहींग को बेड से उठने तक नहीं मिला था। यहाँ तक कि उसके बच्चे सिर्फ उसके पास फीड करने वक्त ही आते। बाकी वक्त वो बाउसन सेरेन या फिर बाकी सभी डिसाइपल के साथ होते या फिर सोए रहते। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। एक दिन वहींग अपने बच्चों को लेकर एक बड़े से खूबसूरत ट्री के सामने खड़ा था। उसके साथ एक डिसाइपल भी मौजूद थी। अचानक उसे पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो जब पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर एक खूबसूरत सी लेडी थी, जो कि दिखने में बिल्कुल फेरी की तरह थी और उनके पीछे से 2 खूबसूरत पंख भी निकले हुए थे। वहींग उनकी खूबसूरती देख हैरान था। वो एकटक उन्हें देखे जा रहा था। वो लेडी चलते हुए सीधा वहींग के पास आ पहुँची। पास आकर वो वहींग से कहती है, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? जिसे सुन वहींग अपने ख्यालों से बाहर आया। तब वहींग कहता है, हाँ, आपने कुछ कहा? तब वो लेडी फिर से कहती है, तुम्हारी तबीयत कैसी है? वहींग कहता है, मैं ठीक हूँ, पर आप कौन हैं? तब वो कहती है, मैं मून गॉडेस हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तब वहींग कहता है, हाँ कहिए।
तब मून गॉडेस उस डिसाइपल की ओर देखने लगी, जिसे देख वो डिसाइपल वहीं के गोदी से बच्चों को लेकर वहाँ से जाने लगा। तब वो उसे रोकते हुए कहती है, रुको, बच्चों को यहाँ पर रहने दो। वो डिसाइपल वापस आई और वहीं के गोदी में दोनों बच्चों को दे दिया। मून गॉडेस नीचे बैठते हुए विहिंग को भी बैठने के लिए कहती है। विहिंग भी उनके पास बैठ गया। मून गॉडेस कहती है, मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब तुम जानने चाहते हो। चिंता मत करो, उस सारे सवालों के जवाब तुम्हें आज मिल जाएंगे। पर हाँ, इस बारे में तुम किसी को बता नहीं सकते। ये कहकर वो कहती हैं, पूछो, तुम्हें जो कुछ भी पूछना है। ये कहते हुए वो विहिंग को सारी बातें बताने लगी और विहिंग उन्हें सभी सवालों के जवाब मांग रहा था। कुछ समय बाद वो विहिंग को देखते हुए कहती है, बस आज के लिए इतना सवाल काफ़ी है। फ्यूचर में जब मैं मिलूँगी उस वक्त मैं बाकी सारे सवालों के जवाब तुम्हें दे दूँगी। ये कहते हुए वो विहिंग के दोनों बच्चों को ब्लेसिंग देती है, फिर वहाँ से गायब हो गई। इस बारे में बाओसेन सैरेन को भी पता चला था। वो वहाँ पर आकर कब से उन दोनों को दूर से ही देखे जा रही थी। मून गॉडेस के जाते ही बाओसेन सैरेन वहाँ पर आकर बैठी। जब विहिंग ने अपने बगल में ग्रैंडमदर को देखा, वो बहुत ज़्यादा खुश था। बाओसेन सैरेन कहती है, क्या बात है, आज तुम इतने ज़्यादा खुश हो? तब विहिंग उनके कंधों पर सिर को रखते हुए कहता है, थैंक यू ग्रैंडमा, आप बहुत अच्छी हैं। ये कहते हुए वो उनके कंधे पर सिर रखकर लेट गया। बाओसेन सैरेन उसके बालों को सहलाने लगी। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और भी 9 महीने बीत चुके थे। इस तरफ वांगजी विहिंग को ढूंढ रहा था, पर उसे अभी तक विहिंग नहीं मिला। यहाँ तक कि सिचान ने भी हार मान लिया था कि विहिंग उसे मिलेगा, पर वांगजी ने हार नहीं मानी थी। इस तरफ हम विहिंग को देखते हैं, उसकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी। वो अपने ग्रैंडमदर और सभी डिसाइपल से अलविदा लेते हुए वांगजी के पास जाने के लिए निकल चुका था। करीब 1 दिन के सफ़र के बाद वो क्लाउडिसेस पहुंचता है। इस तरफ हमें क्लाउडिसेस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल की तैयारी चल रही थी। लैंड क्लैन में ये फेस्टिवल बहुत ही अच्छे से मनाया जाता। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं। कुछ सेक्ट मास्टर अपने फैमिली मेम्बर्स को लेकर क्लाउडिसेस पहुँच चुके थे। क्लैन में उन सभी का अच्छे से स्वागत किया जाता है। सुबह के खाने के बाद नीमिंगजू अपने सिस्टर को लेकर सभा में बैठे हुए थे। वहाँ पर लैंड क्लैन मेंबर्स के अलावा कोई और नहीं था। नीमिंगजू लैंड क्लैन में अपनी सिस्टर का रिश्ता लेकर आए थे। लैंग चिरान इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश थे। कुछ समय बातें करने के बाद वो दोनों रिश्ते को पक्का करते हैं। तभी अचानक एक पर्सन आकर वहाँ पर पहुँचा, जिसके हाथों में 2 बच्चे थे। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से वांगजी की ओर देख रहा था। तभी वो गुस्से से वहाँ से जाने लगा, जिसे देख वांगजी दूसरों की बिना परवाह किए सीधा विहिंग के पीछे पीछे आने लगा। और यहीं पर हमारी कहानी स्टॉप होती है। उम्मीद है आप लोगों को आज का पार्ट पसंद आया हो। लेट अपडेट के लिए माफ़ करना, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम थे और अभी भी चल रहे हैं। सच बताऊं तो इसे रिकॉर्ड करने के लिए ना मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। थोड़ा थोड़ा करके बहुत ही मुश्किल से किया है। इसीलिए अगर मेरी वॉइस कहीं पर थोड़ा ज़्यादा और थोड़ा कम लग रही है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट के साथ, और वो भी जल्दी। और पक्का नेक्स्ट पार्ट इस FF का लास्ट पार्ट होने वाला है। बाय बाय एवरीवन।